कई बार कई फलसफे जिंदगी के जो हम जानते होते हैं, उनको जब अपने सोचे समझे पूछे या महसूस किए हुए शब्दों के साथ रचनाकार एक अलग ऊंचाई दे देता है, तो वो उसका बिल्कुल अपना हो जाता है। एक छोटी सी पंक्ति दीदी पढ़ रहा हूं। एक झूठ बोला, बचते बचाते दो चार झूठ और बोले, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों हजार झूठ बोले, आखिर में लड़खड़ाती जुबान में थक हार कर सच बोला। सच धैर्य नहीं खोता, झूठ की मृत्यु की प्रतीक्षा भी नहीं करता। झूठ करता है वो सब कुछ जैसे करने की सच सोचता भी नहीं। तर्क में नहीं, कुतर्क में घुटता है दम झूठ का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी और मंच पर आसीन लोग और सभागार में उपस्थित विद्यार्थीगण और विद्यार्थी। सुबह से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इन सारी बातों पे क्या कहूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो इस बात की है कि महाशिवरात्रि पर ये आयोजन हो रहा है और इसका जो विषय रखा गया है मानवीय सरोकार एवं स्त्री अध्ययन। ये महाशिवरात्रि की लेखन की मजबूती है कि महिला अध्ययन विभाग ने भी इस संदर्भ में स्त्री संदर्भ जोड़ा। उनकी राइटिंग की, उनकी पर्सनालिटी की ये खासियत और खूबी है कि वो मानवीय सरोकारों की बात करती हैं, समग्रता में समाज को देखती हैं और वो जेंडर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को अतिक्रमित करते हुए एक बड़ी लेखिका और एक बड़े मनुष्य के रूप में आज हमें याद कर रहे हैं। महाश्वेता जी से भोपाल में एक बार मेरा भी मिलना हुआ है। कृपा शंकर चौबे जी आए थे उनके साथ और एक बहुत लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया था। कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 घंटे वो चला होगा और जो बहुत बिना वजह की जो बहसें होती हैं हमारे यहाँ हमारे समाज में, उन बहसों पर उनकी बिल्कुल रत्ती भर भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता था। उनसे कोई कुछ इस तरह से कोई क्वेश्चन करता था कि मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता। तो एक होता है, एक बड़ा लेखक होता है, एक बड़ा मनुष्य होता है, वो बिना वजह अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता और आप पर भी उसे हंसी आती है कि जुमलों बाजी में लगे हुए हो आप। असली संघर्ष और असली जीवन की तरफ हमें देखना आना चाहिए। सविता जी ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं और कमल जी ने भी बोली। सविता जी की अपनी अपनी सोच है और उसमें महाश्वेता जी में स्त्री पाठ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो उन्होंने कहा भी कि स्त्री बात को आप इतनी आसानी से नकार भी नहीं सकते। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि हम बहुत सारी असुविधाओं की राजनीति से इस समय घिरे हुए हैं और मेरे परिचय में भी मैं वो बात कहूँगी। लेकिन स्त्री पुरुष का जो जेंडर का जो संबंध है वो उसको हमको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हमें टैकल करना होगा। उस अगर वो लड़ाई भी हम देख रहे हैं तो उस लड़ाई को भी, उस प्यार को भी और उस सहभागिता को भी, क्योंकि मजदूर का शोषण होता है तो एक शोषित और शोषक दोनों अलग अलग रहते हैं। ये जो स्त्री और जो पुरुष है वो एक छत के नीचे रहते हैं, तो शोषक और शोषित हैं तो वो साथ साथ रहने को मजबूर भी हैं या वो प्रेम से भी रह रहे हैं। और एक ही संबंध स्त्री और पुरुष का नहीं होता, बहुत जटिल है और बहुत उसकी बहुत सारी परतें हैं। आपका बेटा होता है, आपका पिता होता है, आपका भाई होता है, आपका पति होता है, आपका दोस्त होता है। तो इतने सारे जो संबंध हैं और स्त्री और पुरुष के बीच में अगर बहुत ज़्यादा द्वंद्व पैदा होगा और अगर आपसी साझेदारी और आपसी समझ नहीं बनेगी और अगर हम उनको अलगा के देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों अलग हो जाए तो समूची कायनात नष्ट हो जाएगी, समूची प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो जितना स्त्रियों को जरूरत है उतनी पुरुषों की कंडीशनिंग करने की भी बहुत जरूरत है और सबको एक चश्मे से देखने की जरूरत भी नहीं है कि अगर ये पुरुष है तो शोषण करता ही होगा, स्त्री तो इसका शोषण हो ही रहा है। क्योंकि अरविंद जैन जी की एक बहुत सुंदर थ्योरी है जो मैं बार बार याद करती हूँ। वो कहते हैं कि जो 1930 और 40 में जो लोग जन्मे हैं वो आज सत्ता के शीर्ष पदों पर हैं और उन शीर्ष पदों पर कमोवेश महिलाएं नहीं। लेकिन उनकी दूसरी थ्योरी ये आती है कि जो एजुकेशन से बदलाव अगर आएगा समाज में और दुनिया में तो एजुकेशन से बदलाव आएगा। तो जो 2000 की जो पीढ़ी है, जो 2000 में जन्मे जो लोग हैं उसमें 2050 तक देश की शीर्ष पदों पर महिलाएं काबिज हैं। और जो लड़ाई और जिन चीजों पर आज हम बहस कर रहे हैं उनके बीच में वो सारी चीजों को मुद्दे होंगे ही नहीं। जिन मुद्दों को लेकर हमारी बहस हो रही है, हमारे झगड़े हो रहे हैं, हमारी लड़ाई हो रही है, तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जेएनयू की प्रोफेसर है, मुझे बहुत साल पहले वर्धा में मिली थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे तो लगता है कि ऐसी दुनिया होगी पर कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष
रात में बेघट के घूम सके आधी रात में। तो मैंने कहा दुनिया बदलेगी। मैंने कहा कैसे बदलेगी? लड़कियां बदलेगी, लड़कियों से ही दुनिया बदलेगी, किसी भी हो। तो ये कुछ बातें हैं जेंडर को लेके और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके। तो मैं आपसे विषय पर आती हूँ क्योंकि 25 मिनट का समय है, 5 मिनट ही लिए होंगे। विषय है कि स्वाधीनता के बाद की भारतीय स्त्री कविता में स्त्री चेतना। जब हम स्त्री शब्द का उच्चारण करते हैं तब किसे देख रहे होते हैं, किसकी बात करते हैं, किसके स्वप्न और किसकी आकांक्षा, कितनी तरह का स्त्री जीवन हमारे आस पास है। एक ही संसार में कई संसार हैं स्त्रियों। ग्रामीण स्त्री, उसके पास जीवन है, अपने अनुभव का एक बहुत बड़ा आकाश है, उससे हम बिना झिझके अपने मन की बात कर सकते हैं। किसान स्त्री, किसान स्त्रियों के पास ढेर सारे गीत हैं, किस्से हैं, कई कई रीति रिवाज हैं, रस्में हैं, जिनसे जीवन में और रस बढ़ता जाता है। मजदूर स्त्री, घरों में चौका बर्तन करने वाली स्त्रियां भी कितने अच्छे ढंग से और कितनी जल्दी सारे कामकाज निपटाती हैं, वह कितनी बातें सुनती हैं और कितनी जोड़ती हैं कोई नहीं जान सकता। कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं तनख्वाह बढ़ने की, कैसी आस भी आती जाती है कि जो जीवन वे जी रही हैं उसे अपने बच्चों को दूर, बहुत दूर रखें। कामकाजी स्त्री सफर करती है बसों में, नौकरी पर जाती, बाजार में खरीदारी करती, हाथों में फाइल लिए स्कूल कॉलेज दफ्तर आती जाती, दुपहिया वाहन चलाती, कार दौड़ाती। लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, काम पर जा रही हैं, फिर क्या है जो बीच में अटक गया है? हर बार नए नए रूप में अटकता ही जाता है। ऐसा कौन सा जाल है जिसमें उलझते ही चले जा रहे हैं सारे प्रश्न? आज का जो मौजूदा सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है उसे देखकर लगता है कि हम मध्ययुगीन समाज में जी रहे हैं। इतनी हिंसा और इतनी क्रूरता कहाँ, किस जगह, किस मनस्थिति में दबी पड़ी थी जो रातों रात उजागर हो रही है। एक आवाज, और फिर वो भी एक स्त्री की आवाज जो अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही है, वो अपनी बात कह रही है, जीने के सलीके के बारे में अपने अनुभव आप और हमसे बांट रही है। उसके प्रति हमारे समाज का एक तबका कितना हिंसक और क्रूर हो जाता है, इसका उदाहरण हमारा आज का मौजूदा परिदृश्य। स्त्री का सामाजिक हस्तक्षेप आपके बर्दाश्त के बाहर है। स्त्री के पक्ष में और जीवन के पक्ष में जब प्रतिरोध के स्वर उठेंगे तो उसके विरोध में कितनी हिंसक आवाजें बहुत खड़ी उठेंगी कि किसी और आवाज की भी जगह नहीं बचती। आप फिर भी नहीं रुकेंगे तो सामूहिक दुष्कर्म या जान से मारने की धमकी देती जाएगी। ये जो सामूहिक दुष्कर्म जितना शारीरिक है उससे कई कई गुना ज्यादा मानसिक है। एक स्त्री को इस शब्द के उच्चारण भर से आप आधा मार देते हैं, अगर वो मरना ना भी चाहे तो समाज उसे इस शब्द के डंड से मार डालता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि स्त्री के पक्ष में सृजन के जो प्रतिरोधी स्वर है उसका कोई प्रभाव आखिर जनमानस पर क्यों नहीं पड़ता? आधी दुनिया की बात आधी दुनिया में क्यों रह जाती है, और उस आधी दुनिया की भी आधी से ज्यादा स्त्रियों के कान तक हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंचती? विमर्श के केंद्र में कौन सी स्त्रियां हैं? हमें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा, तभी हम विस्तार पा सकेंगे और एक बृहद जन समूह से जुड़ सकेंगे। ऐसा नहीं कि केंद्र में सिर्फ स्त्रियां ही हों, हमें पुरुषों की भी कंडीशनिंग करनी होगी, तभी एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण हो सकेगा। पितृसत्तात्मक सोच को सिरे से खत्म करना होगा। एक ऐसा कल जिसमें आधी रात को कोई भी स्त्री बेघट के घूम सके। अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। जाहिर सी बात है 2-1 जगह जाना हुआ। तो एक सेमिनार का विषय था ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक ही दुनिया में कितनी दुनिया है, कई बातें और कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए। कुछ चौखट और गली पार नहीं कर पा रही हैं तो कुछ कांच की छत। कांच की छत एक अदृश्य वादा है। कांच की छत को पार करना आसान नहीं है, इसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, इसको पार करने में आप लहूलुहान हो सकते हो। खुद को उससे पार करना बहुत जरूरी है कांच की छत को तोड़ने के लिए। एस्केलेटर कांच का भी होता है। कहते हैं कि पुरुष एस्केलेटर से ऊपर चढ़ रहे हैं और महिलाएं सीढ़ियों से। दूसरी पारी, ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं दूसरी पारी में अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं। पहली पारी जीवन का मूल है, जैसे कि मातृत्व और घर परिवार। जीवन की पहली पारी में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर चुकी महिला से दूसरी पारी में रचनात्मक अवदान की उम्मीद करना कितना बेईमानी है। अन्याय का बीज यहीं से पनपता है। इस संसार में न्याय की बड़ी कमी है। तो कांच की छत एक रूपक है, एक अदृश्य वादा है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग सबसे अधिक कठिनाई इसी में है। गे ब्रायंट को ग्लास सीलिंग अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। मार्च 1984 में वे इस अवधारणा को लेकर आए। गे ब्रायंट वर्किंग वुमन पत्रिका की पूर्व संपादक थी और फैमिली सर्कल की संपादक बनने की नौकरी बदल रही थी। एडवी लेख में वे कहती हैं, महिलाएं एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गई हैं, मैं इसे ग्लास सीलिंग कहती हूँ।
वे मध्य प्रबंधन के शीर्ष पर हैं और वे रुक रही हैं और अटक रही हैं। शीर्ष पर उन सभी महिलाओं की जगह नहीं है। कुछ खुद के लिए व्यवसाय कर रही हैं, अन्य बाहर जाकर परिवार पाल रहे हैं। अब इसी में दूसरा पहलू जुड़ता है कि जेंडर समानता, नया परिवर्तन और नए सवाल। कई बार होता है ना कि महिलाएं तो जॉब नौकरियां कर रही हैं, आर्थिक रूप से आजादी हो रही है। इसके बीच बड़ा बारीक सा अंतर है कि ग्रामीण महिला खेत पर काम करने जाती है तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वो समूह बनाकर काम करती है तो ढेर सारी रुकावटें आती हैं। यही शहरी क्षेत्र में भी है। नौकरी करती है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन सामाजिक भागीदारी या हस्तक्षेप करती है तो हजार रुकावटें। महिला के पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। क्या रसोई किचन एक अवरोध है? क्या सवाल करने वाली महिलाएं, सशक्त महिलाएं हमारी आंख की किरकिरी हैं? हमें उनकी, पूरे समाज की और पुरुषों की भी कंडीशनिंग होनी चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिल्पी सोनी कहती है कि इसरो में अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई कांच की छत नहीं है, सभी के लिए विशाल अवसर है। बस आप अपने पंख कैसे फैलाते हैं, ऊंची उड़ान कैसे भरते हैं, खुद पर निर्भर करता है। आस्था से बात करते हुए बताया कि परिवार ने हमेशा सीखने, नवाचार व संस्कृति को महत्व दिया। DRDO में काम करने के बाद इसरो में कार्य करना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा था। मुझे इसरो की सबसे खास बात ये लगती है कि यहाँ किसी प्रकार की सीमाएं नहीं है। ये सभी को जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए अवसर प्रदान करता है। मित्रों, हम 21वीं सदी में हैं। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, इतना तेजी से जितना पहले कभी नहीं। कल की बात वर्षों पुरानी लगती है। समय और समाज की गति जिसमें तकनीक की अपनी भूमिका है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये गति लेखन में भी है, और अगर है भी तो किस रूप में? क्या लेखन गति का विलोम रच रहा है या गति से जीवन का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है? जो हुआ और जो हो ना सका के बीच की जगह पर खड़े होकर हमें आज बात करनी है। भारतीय समाज और भारतीय स्त्री कविता में स्त्री चेतना ये ऐसा बिंदु है जिस पर एकदम सीध में खड़े होकर प्रकाश डालना है। तिरछेपन की जरा भी गुंजाइश इसमें नहीं है। स्वतंत्रता का समय हम एक साथ अंधेरे और उजाले के साथ रह रहे हैं। उजाला इतना ज्यादा है कि अंधेरा भी उजाले का भ्रम देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, आधा चांद भी पूरा चाहिए। दूसरे ही पर लगता है कि सारा का सारा नहीं मिलता कुछ भी। स्वतंत्रता का समय सपने देखने का समय था और स्वतंत्रता के बाद का समय सपने टूटने का समय है। भारतीय स्त्री कविता इसी चौखट पर खड़ी कविता है जिसने सपने बनते भी देखे और टूटते भी। ये वही कविता है जिसने गति पर सवार होकर संसार को, जीवन को लांघने का स्वप्न देखा, और अब यही कविता गति को देख सिहर रही है। वो विलास नहीं कर रही है, बल्कि गति को साथ कर उसको जीवन के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। समय, समाज और सामूहिक चेतना, व्यापक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वर्ग चेतना, पूंजी, राजनीति, धर्म और मीडिया, इन चारों का सांगठनिक और सांस्थानिक गठजोड़ अस्मिता विमर्श पर हमसे एक नई चेतना की मांग करता है। और महीनता के साथ देखेंगे तो पाएंगे किसी गठजोड़ ने अस्मिता विमर्श को जन्म दिया है, या कहें कि चाहता ही है अस्मिता की लड़ाई लंबी चलती रहे ताकि मूलभूत राजनीति और मूलभूत प्रश्न ढके रहे। अभी हाल के 1-2 वर्षों के अंतराल में 2 किताबें आई हैं। पहली 2021 में सुजाता की किताब है आलोचना का स्त्री पक्ष, पद्धति, परंपरा और पाठ। सुजाता कहते हैं कि स्त्री कविता का विकास लय नहीं, हिचकी और हिचकोले हैं, ठीक स्त्री जीवन की तरह। पीछे जाओ तो थेरी गाथाएं मिलती हैं, मध्यकाल में मीरा और आधुनिक काल में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। दूसरी किताब सविता सिंह के संपादन में 2023 में आई, प्रतिरोध का स्त्री स्वर, जिसमें स्त्री चेतना का विस्तार दिखता है। इसके प्रस्तावना में सविता सिंह का कहना है कि आज हिंदी में स्त्री कविता अपने उस मुकाम पर है जहाँ से एक विहंगम अवलोकन जरूरी जान पड़ता है। इसी संदर्भ में रेखा सेठी की 2 किताबें हैं, 2 खंडों में, स्त्री कविता और परिप्रेक्ष्य और स्त्री कविता पहचान और द्वंद्व। पहचान और द्वंद्व के संघर्ष में जो मूल बात उभर कर आई है वह ये है कि हमें एक जेंडर न्यूट्रल समाज चाहिए। एक ऐसा समाज जिसमें कोई किसी को देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। हम पहले एक नागरिक हैं, मनुष्य हैं, उसके बाद स्त्री या पुरुष या कुछ और है। स्वतंत्रोत्तर भारतीय स्त्री कविता में स्त्री चेतना ये विषय बहुत धैर्य और गंभीर अध्ययन की मांग करता है, और ये विषय कई इसको लेकर मन में सवाल उठ रहे हैं। पहला तो एक स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज, दूसरा भारतीय स्त्री, तीसरा भारतीय स्त्री कविता, चौथा स्त्री चेतना, वो भी भारतीय स्त्री चेतना। क्या चेतना भी अलग अलग होती हैं? हाँ, होती हैं। स्त्रियों में स्त्री चेतना, पुरुषों में पुरुष चेतना, आदिवासियों में आदिवासी चेतना, दलितों में दलित चेतना,
थर्ड जेंडर और LGBTQ में थर्ड जेंडर और LGBTQ चेतना होना तो ये चाहिए, और हमें कोशिश भी करना चाहिए कि इन सब चेतनाओं से मिलकर एक चेतना बने। भारतीय चेतना, भारतीय समाज चेतना एक ऐसी चेतना विकसित और कारगर होना चाहिए जिसमें सबके लिए जगह हो, जिसमें सब चीजों से परे मनुष्यता सर्वोपरि। ऋत्विक घटक कहते हैं कि दुनिया में अभी तक कोई वर्ग विहीन कला नहीं है, क्योंकि वर्ग विहीन समाज नहीं। भारतीय स्त्री कविता का फलक इतना विस्तृत और इतना विशाल है जिसे एक व्याख्यान में समेट पाना बहुत मुश्किल है। अब तक इस विषय पर ऐसे संबंधित कोई मुकम्मल काम हुआ नहीं है। किताब प्रकाशन से सन 2000 में केदारनाथ सिंह और के सच्चिदानंदन के संपादन में ताना वाना स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविता से चयन प्रकाशित है, जिससे कि भारतीय कविता से हमारा परिचय होता है। इसकी प्रस्तावना में केदारनाथ सिंह लिखते हैं कि भारतीय कविता की यदि कोई मुकम्मल तस्वीर बनती है तो सारी भाषाओं को मिलाकर ही बनती है। आगे वे कहते हैं, स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविता में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो उसकी भाषा और रूप विन्यास में ही नहीं, स्वयं उसकी संवेदना की बनावट में भी परिलक्षित होता है। सबसे बड़ा अंतर तो यही दिखाई पड़ता है कि आधुनिकता के दबाव के चलते कवि व्यक्तित्व क्रमशः कविता के ओट में ओझल होता गया है और सामने रह गई है सिर्फ निष्कवच कविता। कमोवेश ये स्थिति पूरी विश्व कविता में दिखलाई पड़ती है, पर भारतीय कविता पर हमारे राजनीतिक तथा आर्थिक ढांचे के गड्ढमड्ढ विकास के कारण शायद इस दबाव का असर कुछ ज्यादा पड़ा है। इस संकलन में जो स्त्री कवि शामिल है वो इस तरह है: असमिया से निर्मल प्रभा बोरगोहाई, उड़िया से प्रवासी महापुर तिवारी, कश्मीरी से पद्मा सचदेव, तेलुगु से अजंता और ए जयप्रभा, पंजाबी से अमृता प्रीतम और निरुपमा दत्त, बांग्ला से नवनीता देवसेन और अनुराधा महापात्र, मराठी से अनुराधा पाटिल, मलयालम से सुगत कुमारी और सावित्री राजीवन। इस तरह ताना बाना को पढ़ते हुए हमें भारतीय समाज और भारतीय कविता का ताना बाना दिखाई पड़ता है। 2004 में अनामिका के संपादन में एक किताब है, कहती हैं औरतें। कहती हैं औरतें में भारतीय क्या कुछ विश्व स्त्री कविता तक को समेटने की कोशिश है। कहती हैं औरतें भेदभाव, व्यभिचार, युद्ध, नास्तिकता, विस्थापन जैसे मुद्दों पर जब औरत बोलती है तो उसका स्वाभाविक स्वर चुनौती वाला होता है। औरत होना उसके लिए पक्ष होना है, कहीं भी कभी भी। कविता में दुनिया के साहित्य से चुनी संग्रही कविताओं में प्रेम, संबंध, हम, मैत्री, गंध, परिवेश, खौफ, भूगोल इत्यादि इस तरह बते हुए हैं जैसे मिथक और पॉपकॉर्न, जैसे इंद्रधनुष और अगिया बेताल। कितनी सुंदर बात इसमें कही गई है। नई स्त्री को चाहिए एक ऐसा पुरुष जिससे वह भक्त कवि जनाबाई की तरह मन खोल कर कह पाए, हे माधव देखो न, कितने तो काम धरे हैं सिर पर, इतना आटा गूंथना है अभी, इतने कपड़े कूटने हैं, आओ भी हाथ बढ़ा दो थोड़ा, या फिर तुम हेर तो जुए ही जरा, कुछ तो करो ना, कुछ करो। ये सुंदर वर्तमान पंक्तियां मराठी की एक पंक्ति के आधार पर अनामिका जी द्वारा पल्लवित की गई हैं। इस संकलन में जिसमें हिंदी कविता, हिंदीतर कविता, भारतीय अंग्रेजी कविता, पश्चिम की कविता के साथ साथ भारतीय स्त्री कविता में हिंदी से इतर भाषाओं में जो कवि शामिल है वो तेलुगु से कल्पना रेंटारा, मराठी से सिसिलिया कार्वलो, मैथिली से सुष्मिता पाठक और देवा रानी, बांग्ला से नवनीता देवसेन, मलयालम से सावित्री राजीवन, संथाली से निर्मला पुतुल, सिंधी से बिम्बी सदारंगानी, असमिया से रीता चौधरी, सुमित्रा गोस्वामी और अरूपा बरुआ, तमिल से श्रीमती बैडेला और कन्नड़ से ममता सागर। मैं अपनी बात असमिया कवि अरूपा बरुआ की कविता खोए हुए हाथ से पूरा करती हूँ। कविता का शीर्षक है खोए हुए हाथ। दूसरे दर्जे के नागरिक का कोई अधिकार वैध नहीं होता। दूसरे दर्जे के नागरिक का कोई अधिकार वैध नहीं होता। दासी थी, अच्छी ही थी। एक दिन उन्होंने कहा, उठो तुम्हारी पूजा होगी। मेरे 10 सशस्त्र हाथ हुए, पदानत हुए असुर, नत शुरू हुए अनगनत लोग, सिंह वाहिनी मैंने गर्व के साथ पूजा स्वीकार की, 5 रातें 5 दिन। एक दिन उन्होंने कहा, चलो तुम्हारा विसर्जन करेंगे। उसके बाद में निर्वसन हुई, पौवा से भजन कर बेचा गया मेरा गोश्त। दासी से देवी बनने की अवधि में मानुषी बनने की छूट नहीं होती। दासी से देवी बनने की अवधि में मानुषी बनने की छूट नहीं होती। इसलिए मैं नदी बनी, पत्थर और खेत बनी, आग, माटी और आकाश बनी तुम्हारी कविताओं में। अब वापस मांगने पर भी वे नहीं देते मेरे रस कटे हुए हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया।